नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, आज की ये कहानी आपने आज से पहले ना कभी सुनी होगी और ना ही आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि ऐसा कुछ क्या सच में यहाँ पर कहीं मौजूद है या नहीं। बाकी की कहानी हम आगे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, अमित जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, रूबी जी, रवि जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी। उसके अलावा और भी जो भी दोस्त हैं, मैं सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें, ताकि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सब के लिए हमेशा ऐसे ही लेकर आती रहूं। आज की कहानी की शुरुआत होती है रोहित और उसके पिताजी से। ये दोनों इस कहानी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक ऐसी बड़ी गलती भूल के वजह से कर दी, जिसके बारे में शायद ना तो रोहित ने कभी सोचा होगा और ना ही उसके पिता ने। रोहित के पिता पहले इंडिया में रहा करते थे, सालों पहले, लेकिन उन्होंने इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की जिसकी वजह से उन्होंने ये हिम्मत ही छोड़ दी कि अब वो इंडिया में रहेंगे। उन्होंने अपना सारा कारोबार सब कुछ समेटा और हमेशा हमेशा के लिए विदेश में जाकर सेटल हो गए। रोहित का जन्म भी वहीं हुआ और रोहित बिना अपनी माँ के सिर्फ अपने पिता के साथ बड़ा हुआ, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु तभी हो गई थी जब रोहित का जन्म हुआ था। और उसके बाद से रोहित के पिता ने ही उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और उसे एक बहुत ही अच्छी परवरिश भी दी। अब रोहित के पिता कभी कभार रोहित को बचपन में कुछ कुछ अपनी कहानी या फिर अपने इंडिया के सच्चे एक्सपीरियंसेस को नाम बदलकर सुनाया करते थे, लेकिन रोहित को उसमें से सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो एक कहानी थी, वो कहानी तब की थी जब रोहित के पिता बंगाल में कहीं रहा करते थे और उस तरफ की बात वो रोहित को बताया करते थे। वहाँ वो अक्सर एक हवेली का जिक्र किया करते और उसी हवेली के किसी राज की कहानी सुनाया करते थे। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि वहाँ हर 12 साल में कुछ ऐसी चीज़ आती है जिसके वजह से पूरे के पूरे गांव वालों पर मुसीबत टूट पड़ती है। वो अपने आप को बहुत मुश्किल से उस मुसीबत से बचाते हैं, जो कि 3 दिनों के लिए वहीं पर रहती है धरती पर, एक ऐसी एंटिटी जिसके बारे में आज से पहले ना उन्होंने कभी सुना और ना ही उन्होंने कभी इस एंटिटी के बारे में किसी और के भी मुंह से कुछ भी जाना तक हो। अब हम माँ बाप जब अपने बच्चों को कोई कहानी सुनाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या करेगा, उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और कई बार ऐसी चीज़ें हम कहानियों के रूप में अपने बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं जो कि आगे चलकर उनको नुकसान भी पहुंचा सकती है। यही गलती थी रोहित के पिता की। उन्होंने उस बंगाल के बारे में जो भी बातें सुनाई थी, जो कहानियाँ बताई थी, उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा बड़ा होने के बाद इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ जाएगा, मतलब सुपर नेचुरल इन्वेस्टिगेटर। वो अब ऐसी ही चीज़ों को ढूंढता, मिस्ट्री हंट करता और वहाँ पर जाकर
इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश किया करता था। उसने कई बार अपने पिता से इस बात की भी इजाज़त मांगी कि वो जहाँ बंगाल में पहले रहा करते थे और वो जिसकी कहानियाँ रोहित को बचपन में सुनाया करते थे, रोहित एक बार उस जगह पर भी जाना चाहता है। लेकिन जब तक उसके पिता जीवित थे तब तक उन्होंने किसी भी हालत में अपने बेटे को उस जगह पर जाने की इजाज़त नहीं दी और वो भी अपने पिता की बात को मानकर उस जगह पर कभी नहीं गया। लेकिन आखिरकार वो दिन आया जिस दिन रोहित के पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु होने के बाद पहले तो कुछ समय तक रोहित एक सदमे में रहा। उसके बाद धीरे धीरे जब रोहित उस सदमे से उभरने लगा तब उसकी पूरी टीम से एक दिन जब वो जाकर मिला, उसकी टीम ने ये बताया कि यहाँ तो ज़्यादातर हम सारी चीज़ें देख चुके हैं, घूम चुके हैं, आसपास की जगहों में भी अब कोई ऐसी बात है ही नहीं जहाँ हमें जाना चाहिए। तब रोहित के दिमाग में अचानक से बंगाल वाली उस जगह की कहानी याद आई और रोहित ने कहा, देखो भाई, मैं तुम लोगों को एक जगह चलने की सजेशन तो दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं नहीं जानता कि वो जगह कितनी खूंखार और खतरनाक साबित हो सकती है। हाँ, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मैंने पूरे बचपन में अपने पिताजी से इस बारे में जैसी जैसी कहानियाँ और बातें सुनी हैं, मुझे इतना तो अंदाज़ा है कि उस जगह में पिताजी जितना बताया करते थे, अगर उसका कुछ परसेंट भी सच निकला तो शायद हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें अपनी जान की कोई खास फिक्र नहीं होती, उन्हें अपना काम ज़्यादा प्यारा होता है। तब पूरी की पूरी टीम ने कहा, अरे यार, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बाकी जगह जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारे जान का कोई खतरा ही नहीं होता है। खतरा तो हर जगह पर है, लेकिन अब कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग मिलना चाहिए। तब रोहित ने कहा, ठीक है, तब तुम सब तैयार हो जाओ, हम सब अगले हफ्ते ही इंडिया चलेंगे। वैसे भी वहाँ एक पर्टिकुलर समय होता है, मतलब 12 साल में ही वो 3 दिन आते हैं, जिस 3 दिन में वहाँ जो भी ऐसी घटना होनी होती है वो होती है। तो अब ये हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 12 साल अब आने वाले हैं या आकर जा चुके हैं। तो भी चलो हम लोग वहां जाकर एटलीस्ट कुछ चीजों के बारे में पता तो कर सकेंगे। और रोहित अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी तैयारी के साथ चल पड़ा बंगाल के उस छोटे से गांव को ढूंढने के लिए जिसका जिक्र उसके पिता उसकी कहानियों में किया करते थे। राजीव को उस गांव के बारे में सब कुछ नहीं पता था, हाँ, लेकिन पिता ने इतनी सारी बातें बताई थीं जिससे उस गांव को ढूंढना कहीं ना कहीं रोहित के लिए पॉसिबल था। और वो सब ढूंढते ढूंढते उस गांव में जाने का प्लान भी बना रहे थे कि वहां वो क्या बोल कर जाएंगे, क्योंकि गांव वाले उन चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो वो कभी भी उस जगह की सच्चाई तक उन्हें पहुंचने नहीं देंगे। इसलिए उन सब ने प्लान किया, क्योंकि वो सब एक से बढ़कर एक पैसे वाले लोग थे। उन लोगों ने प्लान किया कि वो छोटा गांव आज भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड गांव होगा, जिसके वजह से हम लोग वहां जाएंगे और उनकी मदद करने के नाम पर हम वहां रुकेंगे और रुक कर हम उनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना करने के बाद उनसे अच्छी और पूरी जानकारी निकलवाएंगे। अब ये लोग सब अपनी पूरी प्लानिंग कर चुके थे। आखिरकार ढूंढते ढूंढते वो उस गांव के पास पहुंच चुके थे और उस गांव के बाहर एक नदी बहती थी, जिस नदी को पार करने के बाद ही वो महल या किला या खंडहर, आप उसे जो कहना चाहें, वो जगह थी। वो सारी चीजें देखकर रोहित के दिमाग में अपने पापा की कहानी की एक एक लाइन
रिपीट होने लगी और रोहित अब हर चीज को लिंक कर पा रहा था कि ये सब पापा ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा का वैसा है। लेकिन गांव की हालत तो आज भी वैसी ही है जैसे पापा ने बताया था। मतलब यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। तो अब वो चीजें हम करेंगे, इनका भरोसा जीतेंगे और तब उस हवेली तक पहुंचने का रास्ता बनाएंगे। और यही सोचकर वो सब गांव के मुखिया से मिले और गांव के मुखिया से मिलकर उन्होंने गांव के मुखिया को ये बताया कि वो यहाँ डोनेशन और कुछ गांव की हेल्प के लिए आए हैं, गांव का कुछ कुछ काम करवाने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि वो ऐसा बाकी के भी अनडेवलप्ड गांव के साथ करते हैं। तो उन्हें इस गांव के बारे में जब पता चला तो वो इस गांव में भी अब हेल्प करने के इरादे से आए हैं। और ये बात सुनकर गांव के मुखिया और बाकी के सारे लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन लोगों को किसी की मदद की जरूरत तो थी ही। उन लोगों ने उन सबका दिल से स्वागत किया। वो 5 लोग थे और सबको जिस तरीके से उन्होंने अपने गांव में एंट्री दी, ये सब देखकर उन लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि ये लोग सब लोग कितने मिलनसार और कितने अच्छे हैं। वो अपने दूर दराज के एक होटल में रुके हुए थे और वहां से वो हर दिन गांव में आते और हर दिन गांव में आकर एक एक चीजें बनवाना, ठीक करवाना और गांव की जितनी ज्यादा से ज्यादा उन्नति हो सके उतना करवाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने गांव के स्कूल को ठीक करवाया, गांव के अस्पताल को ठीक करवाया, वहां पर डॉक्टर्स भी अपॉइंट करवाए और भी जितनी मदद हो सकती थी वो सब एक के बाद एक करते रहे। कई मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए जिसमें मुफ्त का इलाज भी कराया गया। पानी और रास्ते और भी बाकी की जितनी चीज़ें, जितनी समस्याएं उन्हें ज़्यादा बड़ी नज़र आती थी, वो हर समस्या को पूरे दिल से सॉल्व करने में लगे हुए थे। पहले तो जब वो गांव के लिए ये सारे कार्य करवा रहे थे तब वो गांव के नदी की तरफ कभी नहीं गए थे। लेकिन उन्होंने ये देखा था कि गांव के नदी के किनारे पर ही एक मेड़ या फिर आप यूं कहें कि लकड़ी और बाकी चीजों की मदद से बाउंड्री वॉल जैसा कुछ बनाया हुआ था। वो पक्का सीमेंट ईंटों का बाउंड्री वॉल नहीं था। लकड़ी, पत्ते, झाड़ियां, इन सब चीजों से उस बाउंड्री को बनाया गया था और वो बाउंड्री इतनी मजबूत थी कि आप उस बाउंड्री को तोड़ नहीं सकते, आपको उसे पार ही करना था। पार करने के लिए भी एक छोटी जगह दी गई थी, लेकिन वो जगह इन दिनों में बंद थी। क्यों बंद थी ये बात रोहित और उसके दोस्तों को नहीं पता थी। एक दिन ऐसे ही वो गांव की फोटोज क्लिक करते हुए इधर से उधर घूम रहे थे और उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि वो ऐसे ही घूमते घूमते नदी के किनारे पर पहुंच जाएंगे और वहां उस मेड़ को, मतलब वो जो भी बाउंड्री थी लकड़ियों वाली, उसको पार करने की कोशिश करेंगे। तब हो सकता है कि कोई ना कोई गांव वाला उन्हें इन चीजों के बारे में बताने का सोच ले। अब उन सब ने ऐसा ही किया। वो सब नदी के पास घूम रहे थे और नदी के पास घूमते घूमते उन्होंने जब ये देखा कि अब लोग उन्हें नोटिस कर रहे हैं, तब वो ऐसा कर रहे थे जैसे उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वो अपने नेचुरल फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। तब तक गांव के मुखिया भी वहां दौड़कर आ चुके थे और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए उन लोगों को इधर आने को कहा। गांव में इतना सारा काम करवाने की वजह से अब इन लोगों की इतनी इज्जत थी गांव में, लोग उन्हें भगवान की तरह पूज रहे थे, क्योंकि इतने सालों में आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने इतने कम दिनों में आकर गांव के लिए इतना कुछ कर दिया था
कि वो सब साक्षात भगवान का रूप गांव वालों को नजर आते थे। मुखिया ने हाथ जोड़कर सबको इस तरफ आने के लिए कहा। वो सब इस तरफ आ चुके थे। उसके बाद रोहित ने ही बात शुरू की। उसने बोला, क्या बात है मुखिया जी, आप इस तरह से हम सबको डरते हुए इधर बुला रहे हैं, कोई खास बात? तब मुखिया जी ने कहा, हाँ मालिक, आप नहीं जानते, बहुत खास बात है। और अब तो वो दिन भी नजदीक आ रहे हैं जिस दिन पर हम सब गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक कर पड़े रहते हैं। और इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैं हाथ जोड़कर आप सबसे बस यही विनती करूंगा कि चाहे जो भी हो जाए, जो भी, आप सब उस नदी के आस पास भी ना फटके, क्योंकि आपको नहीं पता कि उधर कितना बड़ा खतरा है। रोहित ने बहुत जोर दिया कि क्या खतरा, आप उसके बारे में हमें बताइए। लेकिन मुखिया ने सब कुछ बताने से इनकार कर दिया और उसने बस यही कहा कि मालिक, हमारी बात तो शहर वाले लोग भी नहीं मानते, तो आप सब तो विदेश से आए हुए इतने पढ़े लिखे हुए इतने समझदार लोग हैं, तो आप हमारी बात कैसे समझेंगे? आप हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारी इन चीज़ों को मजाक में आप नहीं ले सकते और ना ही आप मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन आने वाले बुरे समय में, उन 3 दिनों में किसके साथ मजाक उड़ाने के बदले भी क्या हो जाए। ये सारी बातें सबके समझ के परे थी, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। सबको समझ में आ रहा था कि मुखिया जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको तो सारी बातें पहले से ही पता थी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गांव वालों के मुंह से ये बातें उगलवाना चाहते थे, जिसके वजह से वो सब अनजान बनकर इन बातों को सुनते रहे। और उसके बाद अब जबकि वो सारे लोग वहां पर गांव में ही रह रहे थे, क्योंकि जितनी मदद ये लोग गांव वालों की कर रहे थे और जितनी दूर से इन्हें रोज आना जाना पड़ता था, मुखिया ने अपनी खुद की एक हवेली को पूरी तरह से खाली करवा कर वहां इन पांचों के रहने का बंदोबस्त करवाया था। और तो और नौकर चाकर हर एक चीज का इंतजाम अच्छे तरीके से करवाया गया था। इन सबको कभी भी किसी भी चीज के लिए अगर जरूरत पड़ती तो गांव का हर एक इंसान एक पैर पर खड़ा होकर इनकी उन जरूरतों को पूरा किया करता था। ये सब अपनी उसी हवेली में जो इन्हें रहने के लिए दी गई थी, वहां पर पहुंचकर आज बातें कर रहे थे और ये जानते थे कि अब वो 12 साल वाला समय आने वाला है। तब रोहित के एक दोस्त ने कहा, भाई, हमारी किस्मत तो जबर है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम जिस चीज का सिर्फ अंदाजा लगाकर यहाँ पर आए थे कि वो 12 साल का समय अब है या नहीं है, तो देख, हमारे गांव में आते ही हमें पता चला कि वो 12 साल तो अभी 2 महीने बस आने ही वाले हैं और वो 2 महीने भी अब तो बीत चुके हैं। अब तो मुझे लगता है मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बचे होंगे और हमें किसी भी तरीके से एक और इंतजाम करना पड़ेगा ताकि हम उस नदी के पार उस कोठी तक किसी भी हालत में पहुंच सकें। लेकिन इसके लिए क्या करें, इसमें मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तब रोहित ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सारा प्लान रेडी है। अगर तुम लोग हाँ करो तो मैं तुम्हें वो प्लान बताऊं। सब ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ रोहित को कहा, हाँ हाँ बताना, पूछने की क्या बात है। तब रोहित ने अपना प्लान बताया कि कल हम लोग फोटोग्राफी का काम करेंगे, जैसे हम अक्सर किया करते हैं, और यही करते करते गांव वालों की नजरों से बचकर एक कोई उस नदी तक पहुंच जाए, चाहे जैसे भी। तब गांव वालों को मजबूर होकर हमें सच बताना ही पड़ेगा,
क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम में से किसी को कुछ हो और ना ही हम उस नदी तक जाएं। अभी तक उन लोगों ने ये सारी बातें हमें खुलकर बताई भी नहीं है। तब इस चीज को लेकर बाकी सारे लोग राजी हो गए और वो सब अगले दिन ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग वहां पहुंच चुके थे। धीरे धीरे फोटो क्लिक करते करते एक उनमें से जो भी था, उन दोस्तों में से, वो उस नदी के किनारे पर लगभग पहुंचने ही वाला था। तब तक मुखिया जी की और कुछ गांव वालों की नजर उन दोस्तों में से एक दोस्त पर, जो नदी के किनारे पहुंच चुका था, उस पर पड़ी और सब चीख पुकार मचाने लगे। सब लोग बार बार एक ही बात कह रहे थे, मालिक हाथ जोड़ते हैं, वापस आ जाइए, प्लीज हमारी बात सुनिए, अगर आप नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा, कृपया करें हमारी बात सुने, आप इधर आए। तब रोहित ने कहा, आपने तो हमें किसी खतरे के बारे में बताया ही नहीं, तो मेरे दोस्त को भी कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सा खतरा है? आपके नदी में कोई शार्क है, कोई दैत्य है, या क्या है जो कि मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाएगा? आप जानते हैं ये हम लोग का काम है। हम लोग जो भी काम करवा रहे हैं, हम लोग उन सारी चीज़ों का रिकॉर्डिंग लेते हैं, फोटो लेते हैं, तब तो हम आगे भी जहाँ से हम पैसा लेकर ये सब काम करवा रहे हैं, हम उनको दिखाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। आप हमारी बात नहीं समझ रहे। और मुखिया बस एक ही राग अलापते हुए गिड़गिड़ाते जा रहा था, नहीं मालिक, अनर्थ हो जाएगा, मत कीजिए, वापस आ जाइए। और जैसे तैसे थोड़ी देर के चीख पुकार के बाद आखिरकार रोहित का वो दोस्त किनारे पर आ गया। और वो जब वहां से निकलकर सबके सामने आकर खड़ा हुआ, तुरंत ही मुखिया के अलावा 2-3 लोगों ने उन सबके पैर पकड़ लिए और वो गिड़गिड़ाने लगे। तब रोहित ने कहा, प्लीज आप लोग ये सब मत कीजिए, आप में से कुछ लोग हमसे उम्र में बड़े हैं और हमारे माता पिता की उम्र के हैं, दादा दादी की उम्र के हैं, तो आप ऐसा कुछ करें, हमें ये अच्छा नहीं लगता। आपसे हम बस इतना ही जानना चाहते हैं, कौन सा खतरा, कैसा खतरा, किस बात का खतरा, हमें बस वो बात जाननी है। तब आखिरकार मुखिया टूट गए और उन्होंने बोला, ठीक है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन आप भी एक चीज का वादा कीजिए, आप हमारे बात पर भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप आज के बाद कभी भी उस तरफ जाने की जिद नहीं करेंगे। रोहित ने तुरंत ही वादा कर दिया। ये वादा झूठा था या सच्चा, ये तो आगे पता चलेगा। और सबको खाने पे बिठाया गया। खाने पे बिठाकर सबने कहा कि अब आप लोग खाना शुरू कीजिए, फिर हम आपको सारी बातें बताएंगे। लेकिन रोहित और उसके दोस्तों ने कहा, आप बातें शुरू कीजिए, खाना हम बाद में खाएंगे। और इस तरीके से मुखिया ने कुछ लेख, कुछ उनके पास जर्नल्स थे जो कि उनके बुजुर्गों द्वारा लिखे गए थे, वो लाकर, और वहां पर अब गांव के आधे लोग भी मौजूद थे, क्योंकि मुखिया को ये डर था कि अगर वो ये बात इन शहरी और विदेशी लोगों को बताएंगे तो कोई उनकी बात समझेगा या मानेगा भी नहीं। तो उसके लिए जितने लोगों की गवाही लगे, हमारे पास उतने लोग होने चाहिए। तब मुखिया ने कहानी शुरू की और उसने बताया, उस तरफ जो वो टूटी फूटी खंडहर या हवेली आपको दिखती है, वो हवेली 3 दिनों के लिए जिंदा हो जाती है। उस हवेली में ऐसा लगता है मानो आज ही उस हवेली को बनाकर तैयार किया गया हो। हवेली पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दी जाती है और उन 3 दिनों में वहां पर भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ऐसी भयानक भयानक चीजें वहां इकट्ठी होती हैं जो कि शायद आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और उन सब से ऊपर एक और शक्ति है जिससे वो सारी शक्ति डरती है जो कि वहां इकट्ठी होती है।
उसको हम तृतीया के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर 3 असीम ऐसी भयानक शक्तियों वाले प्रेत, या फिर आप एंटिटी, या उसे जो कहना चाहें, उनकी शक्तियां हैं। उसके अंदर राक्षस, पिशाचों का राजा और चुड़ैलों की रानी, इन तीनों से ज्यादा शक्तियां हैं। वहां ये जितनी भी एंटिटी इकट्ठा होती हैं, वो सब की सब उसके लिए इकट्ठा होती हैं। उनकी समझ लीजिए एक कोई जीत की या फिर आशीर्वाद की कोई सेरेमनी जैसी चलती है, जिसमें कि ये सारे लोग इकट्ठा होकर तृतीया के सामने नतमस्तक होते हैं। और तृतीया से हर कोई डरता है। तृतीया की सिर्फ एक ही पहचान है, उसके हाथ पे बना एक निशान। और उन्होंने, मतलब मुखिया ने, तुरंत ही जनरल खोलकर एक निशान उन सबको दिखाया और उस निशान को दिखाकर बताया कि यही बस उसकी पहचान है, क्योंकि तृतीया इतना शक्तिशाली है कि वो कोई भी भेष बदल सकता है, वो किसी भी रूप में आपको दिख सकता है, आपको छल सकता है, आप उसे पहचानेंगे नहीं। लेकिन वो जिस भी रूप में हो, इसी निशान के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि वो ही तृतीया है। तब और भी डिटेल में उन्होंने सबकी बातें बताई कि गलती से एक बार हुआ था कि इस गांव के एक बुजुर्ग उस वक्त पर वहां पहुंच गए थे, ये देखने के लिए कि वहां इतनी चहल पहल और इतनी नई हवेली ये कैसे बन गई। तब तृतीया और बाकी की जितनी एंटिटी थी, सब ने उस बूढ़े आदमी को तो मारा ही, साथ ही साथ उसके पूरे खानदान का नामो निशान तक मिटा दिया। उसके बाद हमारे गांव के बुजुर्गों ने बहुत कोशिश की कि हम इस शक्ति से निजात पा सकें, लेकिन ये संभव ही नहीं था, क्योंकि हमारी किस्मत ऐसी है कि उस तृतीया का जन्म ही उसी हवेली में हुआ है, जिसके वजह से वो इस जगह को कभी कभी नहीं छोड़ेगा। और 12 साल में आए इन 3 दिनों में ऐसे ही यहाँ पर वो सब एक साथ इकट्ठा होंगे। उनको यहाँ से हटाना नामुमकिन है, जिसके वजह से हम लोगों ने ये सुरक्षा घेरा, समझ लीजिए, हमारे लिए बना रखा है, जिसको कि हम गलती से भी कभी पार न करते हैं, न करने की सोचते हैं, ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। अभी तक तो रोहित और उसके दोस्त चुपचाप इन कहानियों को सुन रहे थे, लेकिन खत्म होने के बाद उसमें से एक दोस्त ने हंसना शुरू किया और उसने कहा, ठीक है, अगर उस तृतीया को देखने वाला हर कोई मर ही जाता है, तो आप ये बताइए, आप लोगों को उसके बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिली? तब मुखिया ने कहा, हमारे गांव में आज से नहीं, हमें तो याद भी नहीं है कि ये हमारे कितने पुश्तों पहले से चीजें चली आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे कुछ कुछ बुजुर्गों ने, जिसने भी जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, सब ने थोड़ी थोड़ी बातें लिख लिख कर हम लोगों को बताई है। हमने अपने बहुत सारे लोगों को खोया है इसके बारे में जानने के लिए, जिसके बाद अब हम बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं न कुछ जानने की और ना ही कुछ देखने की, क्योंकि अब हम में अपने एक भी इंसान को खोने की हिम्मत नहीं है। और फिर ये बात वहीं खत्म हो गई। रोहित ने भी ये कहा, देखिए, हम तो ये सब बातें नहीं मान सकते, लेकिन आपका विश्वास है तो हम आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद उस समय का खाना खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने जगह पर सोने के लिए चले गए। उसके बाद मुश्किल से कुछ दिन ही बचे थे वो 3 दिन आने में। अब रोहित और उसके दोस्तों ने प्लान बनाना शुरू किया कि तृतीया के दिन में ये गांव वाले खुद को घरों के अंदर कैद करके रख लेते हैं। गांव वालों में से कोई भी बाहर नहीं निकलता है, तो हम इसी बात का फायदा उठाएंगे और
हम सब उस हवेली तक जाएंगे और खुद को थोड़ा दूर रख कर पहले दूर से मुआयना करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें कुछ समझ में आया तो ठीक, वरना फिर हम रास्ता ढूंढेंगे कि हम हवेली के और नज़दीक कैसे जा सकते हैं। उसके दोस्त भी इन बातों के लिए तैयार हो गए और देखते ही देखते वो कुछ दिन भी निकल गए। आखिरकार अब वो दिन आ चुका था जिस दिन से तृतीया का सम्मेलन शुरू होना था। इन सब दोस्तों ने आज रात निकलने का फैसला किया था, और रात को जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने जब उस हवेली को देखा, उनके होश उड़ चुके थे। उन्हें उन्हें उनके कदम वहीं उसी वक्त रोक लेने चाहिए थे, क्योंकि हवेली सच में बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसा कि सब लोगों ने बताया था। वो हवेली बिल्कुल नई नवेली, चमकदार दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उस हवेली पर इतनी ज्यादा चहल पहल थी, और उस चहल पहल की आवाज नदी के पार तक आ रही थी। अब जबकि इन सब ने अचानक से उस खंडहर वाली हवेली को इतना चमकते, इतना सुंदर और इतने चहल पहल के साथ देखा, तब इन्हें आश्चर्य तो जरूर हुआ, लेकिन तब भी इन लोगों ने उन सारी सच्ची बातों को नकार दिया, और तब भी ये नदी को पार करने का तय किए हुए थे, और इन्होंने वैसा ही किया। इन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि हवेली पर इतनी सारी लाइटें हैं, उन लाइटों में हम सब दिखाई ना दें, इसके वजह से हम नदी जब पार करेंगे तो हम पहले एक पेड़ पर बैठकर छुपकर सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें हवेली के किस तरफ जा करके सारी चीजों के बारे में देखना और पता लगाना है। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। गांव वाले नदी से दूर रहते थे, लेकिन नाव और जो भी चीजें थी वो तो नदी के किनारे ही थी। उसी की मदद से रोहित और उसके दोस्तों ने नदी पार की, और नदी पार करके वो सब एक पेड़ की ओट में जाकर छुपने ही वाले थे कि तब तक उन्हें पीछे से आवाज आई, अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तब उन लोगों ने पलट कर देखा। उन्होंने देखा एक इंसान जो कि लंबा चौड़ा रवाबदार, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी राज परिवार का कोई इंसान हो। और उसे देखकर इन दोस्तों के भी जान में जान आई। उन्हें लगा हमारे अलावा यहाँ कोई और भी इंसान है। तब उसने इन लोगों से पूछा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तब रोहित ने पलटकर यही सवाल उस इंसान से किया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ कुछ देखने आए हैं। तब उस रुबाबदार इंसान ने कहा, आप जो चीज देखने आए हैं, मैं उस चीज में शामिल होने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इससे पहले भी आ चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग जो देखने आए हैं, आप वो देख सकते हैं, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। आपको चलिए और नजदीक से दिखाता हूँ। तब रोहित ने तुरंत ही एक सवाल दाग दिया। रोहित ने तुरंत कहा, आपको पता है यहाँ कौन कौन है? इतनी चहल पहल है तो? तब उस इंसान ने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ जो भी है उसमें से कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। और ऐसे ही बातें करते करते वो हवेली के पिछले खिड़की की तरफ इन सबको लेकर पहुंचा। वहां से नजारा और ज्यादा साफ था। सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आम इंसानों की पूरी टोली मंडली वहां पर इकट्ठा हो गई है। और उन सबको देखकर रोहित ने तुरंत कहा, इन सबको देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि ये लोग कुछ एंटिटी या कुछ है, ये सब तो इंसान की तरह नजर आ रहे हैं। तब उस रुबाबदार इंसान ने कहा, किसने कह दिया आपसे कि ये सब आम इंसान हैं? ये सब के सब वही हैं जो आप समझ रहे हैं, और आप सब नहीं जानते कि आप सब ने कितनी बड़ी गलती की है यहाँ तक आकर। तब रोहित ने थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा,
आप हमारी गलती बता रहे हैं और आप भी तो यहाँ आए हैं, तो आपने गलती नहीं की। तब उसने कहा, मेरे बिना यहाँ महफिल सज ही नहीं सकती, तो मैं कैसे गलती कर रहा हूं। और इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। तब रोहित ने कहा, गांव वालों ने तो यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। यहाँ ऐसा होता है, भूत प्रेत आते हैं और उनकी महफिल लगती है, तृतीया होता है, और भी कई सारे खतरे के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ तो देखकर लग ही नहीं रहा है कि कोई खतरा भी है। तब उसने तुरंत ही, मतलब उस रुबाबदार इंसान ने कहा, गांव वालों ने आपको जितने खतरे के बारे में बताया था, इस जगह पर उससे 100 गुना ज्यादा खतरा है। इतना खतरा जिसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और उसके बाद उसने तुरंत कहा कि गांव वालों ने आपको जिस तृतीया के बारे में बताया था, उसके बारे में कोई खास बात बताई थी क्या? तब रोहित ने अपने दिमाग में याद करते हुए एक निशान के बारे में कहा। हाँ, उस तृतीया के हाथ पर एक निशान है, जो कि उसके किसी भी रूप में परिवर्तित होने के बाद भी वो इंसान उस निशान के साथ ही रहता है। और तुरंत ही ये बात सुनकर उस रुबाबदार इंसान ने अपनी दाएं हाथ को उठाकर रोहित की तरफ किया और कहा, क्या आप इस निशान की बात कर रहे हैं? तब रोहित और उसके सारे दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, क्योंकि वो किसी और के साथ नहीं, उसी तृतीया के साथ खड़े थे। अब मानो चाहे ना मानो, धीरे धीरे सारे जो कि उस हॉल में इकट्ठा हो रहे थे, सबका रूप बदलने लगा, सबकी हरकतें बदलने लगी। और देखते ही देखते ये पांचों दोस्त उन सारी एंटिटी और तृतीया से घिर चुके थे। तब उन्होंने भागने की कोशिश की। तब तृतीया ने कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, भाग लो, दौड़ लो, तुम मर सकते हो, लेकिन यहां से जा नहीं सकते, जिंदा तो बिल्कुल नहीं। तभी तुरंत ही नदी के उस तरफ से आवाज आई, हे तृतीया देवता, इन्हें क्षमा करें, इनसे गलती हो गई, ये यहाँ के हैं भी नहीं। हमने इन्हें समझाया था, लेकिन ये वहां पता नहीं कैसे पहुंच गए हैं, तो कृपया करके आप इन्हें छोड़ दें। बदले में आपको जितने गांव वालों की बलियां चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन इन सबको छोड़ दीजिए। तब तृतीया ने आज तक कभी गांव वालों से ऐसे सामने से बातें नहीं की थी, लेकिन आज तृतीया ने मुखिया को जवाब दिया, तुम पागल हो क्या? तुम ऐसे बेवकूफों के लिए अपने मासूम गांव वालों की बलि दे रहे हो, जिनको तुमने इतना समझाया, इतना बताया, फिर भी वो खुद मौत के मुंह में चलकर आ गए, और तुम इनको बचाने के लिए गांव वालों की बलि देने को तैयार हो। तब मुखिया ने कहा, आप नहीं जानते तृतीया देवता, ये हमारे लिए क्या है। इन्होंने इतने ही दिनों में हमारे गांव की काया पलट कर दी है। ये हमारे लिए पूजनीय है। हम इन सब को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जहां तक रही गांव वालों की बलि देने की बात, मैं ये बात अपने मन से नहीं कह रहा। ये गांव वाले खुद इन सबको बचाने के लिए अपने आप को मारने को तैयार हैं। तब तृतीया ने आखिरकार इस बात को स्वीकार किया और उसने कहा, सोच समझकर बोलना मुखिया, तुम्हें पता है अगर हम मारने पे आए तो हम कितनों को मारेंगे ये हम भी नहीं जानते। और जहां तक बात रही इन पांचों को बचाने की, तो इन पांचों को बचाने के लिए हमें तुम्हारे गांव से एक पर, मतलब वो जैसे 5 लोग थे, तो 5 पर 15 लोग चाहिए, मतलब एक इंसान की जिंदगी के लिए 3 इंसान। आखिरकार मुखिया और गांव वाले तैयार थे। अब तृतीया ने कहा, उधर से 15 लोगों को भेजो, तब मैं इन पांचों को आजाद कर दूंगा। और आखिरकार तृतीया अपने जवान का पक्का था। उसने 15 लोगों की बलि ली और इन पांचों को बख्श दिया। उस एक गलती
उस एक चीज के गिल्ट के वजह से आज तक ये लोग इस गांव का भला करते हैं, लेकिन ये दोबारा कभी लौट कर इस गांव में नहीं आए। और आज भी ये हर तरह की मदद उस गांव के लिए जब जब ज़रूरी होता है समय पर पहुंचा दिया करते हैं। लेकिन उस एक हाथ से, एक एक गिल्ट के वजह से रोहित और उसके दोस्तों में इतना बड़ा बदलाव आया कि उन्होंने अपने इस काम को ही हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस दिन के बाद इन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि सच में हमारी जान बचाने के लिए तीन तीन लोगों को, मतलब 15 लोगों को बेमौत मरना पड़ा। हमारी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल का हर्जाना इतने मासूम लोगों को अपनी जिंदगी देकर चुकाना पड़ा, जिसके बाद उन लोगों ने उस काम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी वो उस गांव के टच में है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।